ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में ऐसे ही हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था हमने प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म में रिफ्रैक्शन किस हिसाब से किया जाता है। आज हम लोग उसी रिफ्रैक्शन के प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आज हम लोग एक फार्मूला प्रूफ करेंगे जो कि है प्रिज्म एंगल के लिए। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए एक फार्मूला है। सबसे पहले आप जानते हैं कि कोई मान लीजिए हम एक प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म में जो टर्म हम यूज़ करने वाले उसको मैंने पहले लिख दिया ताकि आपको कोई डाउट ना हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मान लीजिए हमने एक इंसिडेंट रे डाला, जैसा कि आप सभी जानते हो। इस पर इंसिडेंट रे डालोगे तो इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ होगा। अब अगर इंसिडेंट रे में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ होता तो वो चुपचाप अपना यूँ आगे की ओर चलता जाता, लेकिन डिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा। और इस डिफ्लेक्शन के कारण कुछ ऐसा आपको एक फिगर आउट मिल जाएगा। फिर इस सरफेस पे भी एक नॉर्मल हमारा ड्रॉ होगा। दोनों नॉर्मल को हमने एक साथ कर लिया। अब इस मीडियम में लाइट जो था रेयर से डेंसर जा रहा था, इसलिए अवे द नॉर्मल हुआ, टुवर्ड द नॉर्मल हुआ, नॉर्मल की तरफ गया। अब यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो होगा अवे द नॉर्मल और ये आपका निकल जाएगा। समझ में आया? इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। अपने मन से प्रिज्म के जो एंगल होता है टॉप को, इस एंगल को हम लोग प्रिज्म एंगल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। देखिए हमने लिखा भी हुआ है। ये आपका इंसिडेंट रे है। इनके बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो आपका इंसिडेंट एंगल है। मान लीजिए जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, इधर पे एंगल R1 बनेगा, इधर पे एंगल मान लीजिए R2 बनता है। और इसको अगर मैं पीछे की तरफ ले जाऊँ तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनेगा जो आपका इंसिडेंट लाइन ऐसे जा रहा है, ध्यान समझिएगा। इंसिडेंट लाइन आपका ऐसे जा रहा है और इमर्जेंट रे आपका ऐसे जा रहा है, या रिफ्रैक्टेड रे, या सीधे हम यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे ना लिखकर इमर्जेंट रे लिख दे देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो ये आपका इंसिडेंट एंगल है और ये आपका इमर्जेंट रे है। इन दोनों के बीच में जो एंगल्स क्रिएट होता है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं डेल, और डेल एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब उसको कितना डिवाइड किया गया, इंसिडेंट और इमर्जेंट रे जो निकला है उसके बीच में डेविएशन कितने का आया, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं बेटा डेल। ध्यान समझिएगा। चलिए इसी तरह हम एक सपोजिशन ले लेते हैं। ये आपका मान लीजिए n है, ये आपका n डैश है, ये मान लीजिए आपका m है। इन दोनों के बीच का एंगल अगर मान लीजिए हम x मान लें और इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग x और इसको हम लोग y मान लें, तो जो मान लीजिए निकल रहा है वो इमर्जेंट एंगल मान लीजिए E है। ठीक है, चलिए अब नाम दे देते हैं। यहाँ पे जो डेल पे जो आपका बन रहा है इसको क्या नाम दिया जाए? चलिए यहाँ पे m डेन होगा, ये आपका P हो जाए, ये मान लीजिए आपका पॉइंट Q हो जाए, और इसे मान लीजिए हम कोई पॉइंट, ये ये आपका प्रिज्म ABC है, इसे पॉइंट PQ दे चुके, मान लीजिए इसे हमने पॉइंट कोई R दे दिया। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा। हमें जो लाना है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाना है। इसका जो आएगा वैल्यू देखिए मैं बता देता हूँ क्या आएगा। साइन डेल m a डिवाइडेड बाई 2 और होल के अपॉन में साइन a बाई 2। ये हमें फॉर्मूला प्रूफ करना है। ठीक, चलिए समझते हैं हम लोग। तो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको यहीं पे लिखवा दी। इसको अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। चलिए अब आते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स पर। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब आइए सबसे पहले अगर आप देखें ये जो लाइन ऐसे और ऐसे वर्टिकली अपोजिट समथिंग ऐसा बन रहा है, और यहाँ पे अकेले एंगल I है और यहाँ पे दो एंगल है, एक एंगल नीचे R1 और एक एंगल आपका X है। तो देखा जाए तो एंगल I बराबर है R1 प्लस X के। मतलब इन दोनों एंगल को अगर हम एक साथ करेंगे तो एंगल I के बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ से जो x की वैल्यू हमें मिल जा रही है वो क्या मिल जा रही है बेटा? I माइनस एक्स इज इक्वल टू I माइनस R1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 भी मान सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इस तरफ देखें, इस तरफ अगर ध्यान देते, इधर भी आपको देखें वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से बन रहा है। तो इधर का आपका फंक्शन है R2 है, इधर का जो फंक्शन है आपका क्या है? R2 है, और ये आपका y है और ये आपका E है। ठीक, तो अगर मैं इधर से ध्यान दूं तो उसी तरह क्या भाई y प्लस R2 जो है वो किसके बराबर है बेटा?
y प्लस R2 जो है वो e के बराबर है, हमें y से मतलब हम इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा y की वैल्यू हो जाएगी e माइनस R2। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गया। बन गया कि नहीं बन गया, वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी से। अब आते हैं इन ट्रायंगल PRQ, इन ट्रायंगल PRQ को अगर हम लें, किसको ले बेटा, PRQ को अगर हम लें तो PRQ में क्या बेटा, ये वाला PRQ मतलब हमने ये वाला एंगल लिया है, ध्यान समझिएगा। P ये आपका सॉरी ये आपका R है, ये आपका P है, ये आपका Q है, ये आपका X है, ये आपका Y है और इधर आपका बाहर डेल है। ये डेल क्या है, ये डेविएशन एंगल है। और ये जो डेल है अगर हम बात करें ज्योमेट्री रूल्स की तो ये क्या बेटा, एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल अपने ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है, हाँ या ना, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो हम लिख सकते हैं जो डेल है यहाँ पर वो x प्लस वाई के इक्वल है। और अगर आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू हम पहले से निकाल कर रखे हुए, x की वैल्यू कितनी है बेटा, i माइनस R1 और y की वैल्यू कितनी बेटा, e माइनस R2। इसको हम चाहें तो i प्लस e, इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो R1 भी प्लस हो जाएगा और R2 भी प्लस होगा। तो ये हमारा डेल का एक वैल्यू निकला हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आपके पास ये एंगल्स हों तो आप बड़े ही आसानी से इन सब की वैल्यू भी बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब चलिए आते हैं, अगर आप थोड़े देर से ध्यान से देखो तो हम अगर क्वाड्रिलेटरल, अगर मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल ए पी एन डैश और क्यू को लिया जाए तो ध्यान से देखिए, ये आपका ए ऐसे है, इस पर एक नॉर्मल बना हुआ है, ये आपका ऐसे है और इस पर एक नॉर्मल बना हुआ है। नॉर्मल बनने का मतलब क्या होगा कि नॉर्मल अगर कोई लाइन होती है बेटा तो ये एंगल डिग्री जो होगी, मतलब ये पूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होनी है, कंफर्म है। और ये आपका एंगल ए है, ये आपका एंगल एन है, एन डैश है सॉरी। तो ध्यान से देखिए, एंगल ए, इस एंगल का नाम क्या होगा बेटा, यहाँ पे P है, इस एंगल का नाम होगा प्लस ए पी एन डैश, एंगल ए पी एन डैश, इस एंगल का नाम क्या होगा, ए पी एन डैश। और इस एंगल का अगर हम नाम देखें तो यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ, क्यू लिया, तो ए क्यू एन डैश, इसका क्या नाम होगा बेटा, ए क्यू एन डैश। और ये नीचे आपका एंगल जो है एन डैश ही ले लेते हैं इसको हम। और इधर आपका क्या हो जाएगा बेटा, तीन क्वाड्रिलेटरल के सम की वैल्यू तो आप जानते हैं, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंगल कितना होता है 360। और आपको पता है कि हमने जब यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन है तो नॉर्मल लाइन का मतलब क्या होता है, इस सरफेस पे दोनों साइड हर जगह एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो आपका ये भी 90 है और आपका ये भी 90 है। तो यहाँ पे एंगल ए, यहाँ पे एंगल ए और इसकी वैल्यू को ध्यान से देखिए, एंगल ए इसकी वैल्यू है 90 डिग्री, एंगल ए क्यू एन डैश इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री है और ये आपका एंगल एन डैश है और यहाँ पे हो गया 360। अब 90 वो का 180 हो जाए, उधर जाके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 180। तो एंगल ए प्लस एंगल एन डैश की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री हो गई। ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हमारा हो गया। फिर से एक बात समझ लीजिए, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू आउट हमने इसको लिया था और एक वर्टिकली अपोजिट के थ्रू आउट लिया था। तो आई की जो वैल्यू तो एक्स और R1 के बराबर थी और x और R1 के बराबर होने के कारण हमने क्या किया, R1 को इधर भेजा तो वो माइनस हो गया। उसी तरह y प्लस R2 की वैल्यू e के बराबर होगी, ये उधर चला गया। तो y इज इक्वल टू ई माइनस R2 हो गया। इसी तरह हमने डेल के लिए भी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया। तो जब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया तो x प्लस वाई हो गया। तो डेल की वैल्यू कितनी होगी, i माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। और यहाँ पे हमने i और e को एक साथ रख लिया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया। जब इन दोनों में से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, R1 प्लस R2 बचेगा, ये निकल गया। उसी तरह फिर हमने क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट लिया, इस एंगल को चारों एंगल को हम सम करेंगे तो 360 होगा। और जहाँ तक हमें पता है कि हमने इस सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ किया है और नॉर्मल ड्रॉ करने के कारण मतलब क्या होगा, इधर वाला हिस्से पे जो डिग्री बनेगी वो 90 डिग्री बनेगी। तो इसका मतलब इधर उधर 90 डिग्री हुआ और ये हमारा क्या हो गया, अपोजिट एंगल का सम जो हो गया 180 डिग्री हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ तक आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले केस की ओर।
दरारे दरारे माथे पे बाला मोहम्मद मुकद्दम कर दो मौला में मौला। तो इक्वेशन नंबर आपने 4 तक देख लिया। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, 4 के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें, अगर मैं देखूं ध्यान से, तो 4 में हमने क्वाड्रिलेटरल लिया, अब हम ट्रायंगल लेने जा रहे हैं। अब हम क्या, ट्रायंगल हम लोग क्वाड्रिलेटरल ले चुके हैं। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, अब हम एक ट्रायंगल की बात हम करने जा रहे हैं। तो इन ट्रायंगल, अगर आप ट्रायंगल को ध्यान दो, इन ट्रायंगल पी क्यू एन डैश की अगर हम बात करें, तो पी क्यू एन डैश को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, किसको, आप पी क्यू एन डैश को अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। क्वाड्रिलेटरल हम लोग ले चुके हैं, डेल वाला काम हमने किया है कि नहीं किया है, डेल वाला भी काम हम लोग कर चुके हैं। अब हमारा टारगेट है पी क्यू एन डैश। अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होगा बेटा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 प्लस एंगल एन डैश की जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी। यहाँ इक्वेशन आपने कितना लिया, 4 लिया, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगा। अब इक्वेशन 4 और 5 को थोड़ा ध्यान से देखो, फ्रॉम 4 एंड 5। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को ध्यान से देखें तो दोनों के जो LHSs हैं वो आपस में क्या हैं, इक्वल है। दोनों के जो LHSs हैं वो आपस में क्या बेटा, इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसका क्या स्टेटमेंट बनता है, इसका क्या मीनिंग निकलता है, इसका एक ही मीनिंग निकलता है कि दोनों के अगर RHS बराबर है तो LHS ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। तो नाउ वी हैव टू से डैट R1 प्लस R2 प्लस एंगल एन डैश की जो वैल्यू होगी वो एंगल ए को हम सिर्फ ए लिख देते हैं और यहाँ एंगल एन डैश के बराबर होगी, और दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और R1 प्लस R2 जो होगा वो एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। इसे आप मानना चाहें तो इक्वेशन नंबर 6 भी मान सकते हैं। नाउ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखा जा सकता है भाई, कैसे लिखा जाता है इसको भाई। तो देखिए डेल की वैल्यू कितना है बेटा, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई, और ये आपका माइनस R1 माइनस R2 जो होगा वो उसको R1 प्लस R2 जो है वो सिमिलरली ए के इक्वल हो गया। इसे हम इक्वेशन नंबर 7 की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अब देखिए एक कंडीशन आता है, क्या आता है, कंडीशन आता है। जैसे जैसे आप इसको ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ इंक्रीज करोगे, एक समय आता है जैसे जैसे आप इसको ऊपर लेकर जाओगे, एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो सबसे कम बनेगा। एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन मतलब जो डेल है वो डेलम में कन्वर्ट हो जाएगा। एक कंडीशन होगा, उस समय सबसे कम होगा, सबसे लोएस्ट होगा। और ये पॉसिबिलिटी कब हो सकती है, जब आपका आई और ई आपस में बराबर हो जाए और R1 इक्वल टू R2 हो जाए। ये तभी पॉसिबल है जब डेल कन्वर्ट हो जाए डेलम में। अब एक बात बताओ, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो, क्या वो बदलता है? बिल्कुल नहीं बदलता, वो बिल्कुल फिक्स होता है फॉर 2 मीडियाज। देखिए मैं बात बोल रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है, लेकिन फॉर व्हाट, फॉर 2 मीडियाज, 2 मीडियाज के लिए। अगर 2 मीडियाज की वैल्यू, 2 मीडियाज अगर सेम है तो उसके बीच में इंसिडेंट एंगल कुछ भी हो, कुछ भी आप करो, क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चीज़ चेंजेस आएगा? नहीं आएगा ना। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो जब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये जब ये कंडीशन हमारा बनेगा तो हमारा जो हमारा इक्वेशन 6 है वो क्या बन जाएगा? तो इक्वेशन 6 को हम लिख सकते हैं r प्लस आर इज इक्वल टू ए, और हमारा बन जाएगा 2r इज इक्वल टू ए, दैट इज एंगल r इज इक्वल टू a बाई 2। ठीक है, इसे आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 7 तक हम लोग जा चुके हैं, इसे आप इक्वेशन नंबर 8 मान लो। सिमिलरली अगर आप देखो तो हमारा जो ये वाला इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन जो 7 है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल बदल जा रहा है डेल एम में, डेल इंटरचेंज हो जाएगा डेल एम में।
आई आई ही है और ई कन्वर्ट हो जा रहा है आई में, क्योंकि जब डेल एम का कंडीशन आएगा तो आई और ई बराबर हो जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ व्हेन, ठीक। और आपका ये माइनस ए है हमारे पास, ए को इधर भेजोगे तो डेल एम प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2i, और यहाँ से हमें आई की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इधर चला जाएगा। और आप स्नेल लॉ से जानते ही हो साइन आई बाई साइन आर की जो वैल्यू होती है, आप डेल एम के स्नेल लॉ के थ्रू जानते ही हो n/1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, साइन आई अपॉन में साइन आर। कुछ लोग के बुक में आपका μ12 भी लिखा, तो चलिए मैं μ12 लिख दे रहा हूँ। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, n12 लिखो चाहे μ12 लिखो, तो आई की वैल्यू देखो हम पहले से निकाल कर रखे हुए हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा साइन, क्या बन जाएगा, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, 12 बराबर μ12, ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन, क्या बन जाएगा, साइन आई की वैल्यू कितनी है बेटा, डेल एम प्लस ए होल के अपॉन में 2, और इसके अपॉन में अगर मैं आऊँ, अगर मैं इसके अपॉन में आऊँ तो आर की वैल्यू अपने पास क्या बेटा, a/2, तो ये बन जाएगा हमारा साइन r/2। तो दिस इज़ आवर फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू हाउ डू वी फाइंड, दिस इज़ आवर फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाउ डू आई फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो आई थिंक यू हैव टू बी अंडरस्टूड अबाउट द फॉर्मूलाज। इफ़ यू हैव रिगार्डेड एनी प्रॉब्लम, आप हमें कमेंट बॉक्स पर मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो शॉर्ट आउट किए जाएंगे। एक समरी के तौर पे आप इसे सीख लीजिए कि हमने आई और इसको हमने कैसे लिया, इसको हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल से लिया, इसको इधर रिप्लेस किया, आई बराबर r1 हो गया, फिर उसी तरह इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल के हिसाब से लिया, वहाँ y बराबर हो गया, फिर हमने इधर ट्रायंगल, ऊपर वाला ट्रायंगल लिया, और डेल जो है उसका एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ किया। x और y की वैल्यू हम पहले से निकाल कर रखे हुए थे, तो इसलिए x की वैल्यू i माइनस r1 e माइनस कर इस सबको एक तरफ किया। फिर हमने एक बड़ा वाला क्वाड्रिलेटरल लिया, और क्वाड्रिलेटरल में क्या है था कि बेटा ये चूँकि नॉर्मल डिग्री था तो इधर भी 90 इधर भी 90, तो देखिए ये वाला एंगल 90 हो गया, 90 90 180 हो गया, उधर जाके प्लस हो गया, उधर जाके माइनस हो गया, ये आपका आया। फिर हमने इस नीचे वाले ट्रायंगल को एज्यूम किया, और ट्रायंगल को एज्यूम करके दोनों को इक्वेट कराया, इक्वेट कराकर आपको ये सारा कैलकुलेशन आया। फिर हमने बताया कि एक स्पेशल कंडीशन हमने अपने लिए चूज़ किया, और स्पेशल, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला स्पेशल कंडीशन पे ही दिया गया है हम लोग को, तो एक स्पेशल कंडीशन चूज़ किया, और उस स्पेशल कंडीशन के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है। फिर उसकी वैल्यू को रखा, जिससे हमें आर रिफ्रैक्टेड एंगल कब मिल गया, और हमें मिल गया, क्या मिल गया, हमें इंसिडेंट एंगल मिल गया। दोनों एंगल को हमने डिवाइड किया, स्नेल लॉ लगाया, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।